नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी और आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में जिसे लेकर आपने काफ़ी पॉलिटिक्स और सियासी आरोप सुने हैं। बीते सालों में विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी होने का आरोप लगाता रहा है, पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये बातचीत इसलिए है, ये संवाद इसलिए है और ये वीडियो इसलिए है ताकि आपको बता सकूँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैसे आज एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया गया 5 जजेस की। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जिसके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि एक हाई पावर कमेटी होगी, हाई पावर कमेटी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा शामिल होंगे और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी से होगी। तो ये हाई पावर कमेटी होगी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस डिसीजन में क्या खास है। इस डिसीजन में ये खास है कि इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, एक तरह का फ्री हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था और इसीलिए विपक्ष जो था वो लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा था और तरह तरह के आरोप लगाता रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, यूनैनिमस डिसीजन है, यानी सारे जस्टिस जो थे वो एक ही पेज पर थे, एक ही बात से इत्तेफाक रखते थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में भी बता दूँ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी इसको हेड कर रहे थे जस्टिस जोसेफ, और इस जस्टिस जोसेफ के अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार थे। और यूनैनिमसली ये डिसीजन आया कि एक हाई पावर कमेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो होंगे ही, देश के प्रधानमंत्री तो होंगे ही, विपक्ष के नेता लोकसभा में हों जो हैं वो भी इस हाई पावर कमेटी का हिस्सा होंगे और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो भी इस हाई पावर कमेटी का हिस्सा होंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर डिसीजन क्यों सुनाना पड़ा। तो एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, जिन्हें हम और आप बोलचाल की भाषा में जिन्हें आप सुनते हैं PILs। तो पहली PIL की चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को लेकर पहली PIL जो थी वो 2015 में फ़ाइल की गई और उसके बाद एक और PIL फाइल की गई 2018 में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सौंप दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये फैसला, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया और उसमें कौन कौन होगा, ये मैंने आपको बता दिया। आपको याद होगा इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल की अपॉइंटमेंट को लेकर काफ़ी सियासत हुई थी, सवाल उठे थे और कई तरह के आरोप भी लगे थे और कहीं ना कहीं माना गया कि लाइटनिंग स्पीड पर उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। 24 घंटे में ही पूरा प्रोसेस जो था, जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई थी। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपके लिए यहाँ पर जानना और समझना ज़रूरी है। अब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फ्री हैंड था, अब ये हाई पावर कमेटी जिसमें ऑपोजिशन को भी जगह है, जिसमें गवर्नमेंट को भी जगह है और जिसमें CJI को भी जगह है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 है, इसका सीधे तौर पर जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है वो इलेक्शन से रिश्ता है। तो ये 5 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 जिसमें कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया CEC या EC के चयन को लेकर मेंशन नहीं की गई थी और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे और ये अपॉइंटमेंट होती थी, मैंने पहले भी बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री हैंड। ये दरअसल सिफारिश आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से, जिसे आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। अब आपके लिए समझने वाली बात, एक और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि 9th लोकसभा इलेक्शन से पहले तक सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। जैसे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 9th लोकसभा से पहले तक सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन फिर 1987 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम था RVS पेरीसरी,
उनके बीच टकराव हुआ और राजीव गांधी के मन में और उस समय की कांग्रेस सरकार के मन में ये एक आशंका आई कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, लोकसभा इलेक्शंस होंगे 1989 में, तो ये उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। और इसी को देखते हुए वो जो अनकंफर्टेबल या कहना चाहिए अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप थी राजीव गांधी और तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच, 7 अक्टूबर 1989 को तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमन ने दरअसल आर्टिकल 324 में जो उन्हें पावर दी गई थी, जो शक्ति दी गई थी, ताकत दी गई थी, उसका इस्तेमाल किया और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये नोटिफिकेशन क्या था? इस नोटिफिकेशन में दरअसल जिक्र किया गया था 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का। और फिर ये नोटिफिकेशन आया 7 अक्टूबर 1989 को, और 16 अक्टूबर यानी करीब 9 दिन बाद 1989 को एसएस धनुआ और वीएस सेगल को अपॉइंट कर दिया गया इलेक्शन कमिश्नर। तो ये पहली बार हुआ कि जब 2 इलेक्शन कमिश्नर की एंट्री हुई। लेकिन फिर आप जानते हैं 1989 के इलेक्शंस में क्या हुआ। दरअसल राजीव गांधी और उनकी पार्टी सत्ता से आउट हो गए और एंट्री हुई वीपी सिंह की। अब उन्होंने इस दिशा में क्या किया, अब मैं आपको उससे जुड़ा हुआ डिटेल देती हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जर्नी से जुड़े हुए ये कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जिनसे आपको इलेक्शन कमीशन को और अच्छे तरीके से जानने और समझने में मदद मिलेगी। तो वीपी सिंह की जब एंट्री हुई तो क्या हुआ? तब ये हुआ कि वीपी सिंह ने सीईसी का जो पद था उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और जो सीईसी के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स थे, कांग्रेस पार्टी का जो फैसला था उस पर उन्होंने रोक लगा दी। और साथ ही ये किया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लाकर खड़ा कर दिया और रिटायरमेंट एज जो थी वो फिक्स कर दी 65 पर। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि दिसंबर 1990 आया और किसकी एंट्री हुई? एंट्री हुई टीएन सेशन की। वो बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये नाम अगर आप जीके में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ये नाम सुना होगा। वो अपने एकदम इम्पार्शियल रवैये, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, टीएन सेशन साहब की, जिसके बारे में पब्लिक डिस्कोर्स में आज भी कई बार चर्चा होती है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद को किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए, किस तरह से कैरी करना चाहिए। तो एंट्री हो गई टीएन सेशन साहब की। और टीएन सेशन साहब की जब एंट्री हुई तो उनका तरीका काम करने का कुछ आपको याद होगा। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हुई थी, जब मैंने आपको बताया राजीव गांधी और तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरवीएस पेरीसरी के बीच खींचतान की बात सामने आई थी। टीएन सेशन के टाइम पर 1990 में उनकी एंट्री हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। और आप जानते हैं 91 में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पावर में आई और कांग्रेस पार्टी ने अक्टूबर 1993 में एंट्री कराई इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर एमएस गिल साहब की और जीवीजी कृष्णमूर्ति साहब की। और इन दोनों को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया। अब एक और बड़ी बात क्या थी? आपको मैंने बताया कि टीएन सेशन साहब अपने अंदाज में ऑपरेट करते थे, अपने तरीके से काम करते थे, उनकी एक सर्टेन पर्सनालिटी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे मैंने आपको बताया वीपी सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। उनकी रिटायरमेंट एज जो थी वो 65 फिक्स की गई थी और जो इलेक्शन कमिश्नर्स की एज थी उसे 62 फिक्स कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि ये जो सीईसी के पास पावर थी और जिसे चीफ इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के तौर पर देखा जाता था, उसके लीडर के तौर पर देखा जाता था, कांग्रेस पार्टी ने उस पावर को फिर से कम किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे, उनके बराबर ही कर दिया। यानी तीनों का रुतबा एक बराबर कर दिया। जो कि वीपी सिंह सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सीईसी हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी रिटायरमेंट एज 65, जबकि इलेक्शन कमिश्नर्स की रिटायरमेंट एज 62। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ईसीस के बराबर लाकर खड़ा किया, पावर में कट डाउन किया और साथ ही सभी की एज 65 पर, रिटायरमेंट एज जो थी वो 65 पर फिक्स कर दी गई।
अब इस फैसले के बाद क्या हुआ? इस फैसले के बाद ये हुआ कि टी एन सेशन साहब पहुँचे देश की सर्वोच्च अदालत में, उनके द्वारा पिटीशन फाइल की गई उनके काम में। उन्होंने ये कहा कि ये उनके काम में दरअसल दखलंदाजी है, लेकिन उनकी इस पिटीशन को 1995 में 5 जजेस की बेंच